बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल महदी बायोसाइंसेज। जो फर्स्ट कोर्स टाइटल स्टार्ट किया गया है वो है बायोटेक्नोलॉजी, और आज के फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो what is biotechnology? Biotechnology can be defined as the use of living organisms in processes for the manufacture of useful products। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, उनको डिफरेंट प्रोसेसेस से पास आउट करवाया जाता है ताकि उनसे जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें। अब ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करती हैं, तो इसको हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का नेम देते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टू वर्ड्स की कम्बिनेशन से मिलकर बनी है। एट फर्स्ट बायोलॉजी एंड द सेकंड इज़ द टेक्नोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि बायोलॉजी भी टू वर्ड्स की कम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगी मीन्स साइंस एंड द स्टडी, और टेक्नोलॉजी का मतलब है स्किल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को, तो हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी डैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज़ कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, ताकि जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सके। तो अब ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो क्रिएट की जा रही हैं, डेवलप की जा रही हैं, जो डिफरेंट मेथड्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, इनका पर्पस क्या है? ताकि जो है ये ह्यूमन हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकें, सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें, राइट। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग्स का यूज़ किया जाता है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। स्पेशली अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को जो है वो बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जा रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, इसका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वी नो डैट सर्शियल फ्लाई जो है वो हर 20 मिनट के बाद अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर को जो है वो डिवाइड करता है। तो हमारे पास जितनी भी हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए होती हैं, उनको हम बैक्टीरियल सेल से जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन्स आते हैं। अगर रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस है। इन तमाम डिसिप्लिन्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि उससे हम जो है वो अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकें, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अभी इन शॉर्ट बात करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डिटेल भी डिस्कशन करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी को बहुत सी फील्ड्स के अंदर, बहुत सी एरियाज़ के अंदर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आई हैं, ना सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बल्कि उन तमाम एरियाज़ के अंदर, उन तमाम फील्ड्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस आई हैं जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी मॉडिफिकेशंस आई हैं। पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्रोफेशन है, एक ऐसा करियर है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की बेटरमेंट के ऊपर वर्किंग की जाती है। अब हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमारे जो है वो फूड सोर्सेज हैं। अब इनकी बेटरमेंट करवाई जाती है, लाइक क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारे पास माइस है, वेट है, राइस है, कॉर्न है, तो इनकी बेटरमेंट करवाई जाती है। साथ साथ हमारे एनिमल्स, लाइक जैसे कि हमारे पास बैफलोज हैं, कॉज हैं, शिप्स हैं, गॉट्स हैं, तो इनकी भी जो है वो बेटरमेंट करवाई जाती है ताकि हमारे जो फूड
सोर्सेज हैं वो इम्प्रूव हो सके और हमारे पास जो है वो अच्छी से अच्छी खुराक जो है वो आ सके। अब सब फील्ड्स की बात करते हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर ही की एक फील्ड है जिसके अंदर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक जैसे कि हमारे पास बैफलोज हैं, शिप्स हैं, कॉज हैं, तो इनकी जो है वो टेक केयर की जाती है, इनकी जो है वो ब्रीडिंग की जाती है ताकि हम जो है वो इनसे अपनी फूड हासिल कर सकें। देन क्रॉपिंग सिस्टम आता है। तो क्लास क्रॉपिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मैनेजमेंट स्टेप है जिसको जो है वो किसी भी क्रॉप के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि क्रॉप की जो है वो स्टेप टू स्टेप जो है वो ग्रो हो सके, डेवलपमेंट हो सके। लाइक अगर हम देखते हैं कि जब हमने किसी क्रॉप को जो है वो उगाना होता है, किसी क्रॉप की काश्त करनी होती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको डिफरेंट प्रोसेस से पास आउट करते हैं। लाइक सबसे पहले प्लगिंग यानी कि ज़मीन के अंदर जो है वो हल चलाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो सोविंग करते हैं यानी कि बीज बीज जो है वो बुनते हैं। देन उसके बाद हम जो है वो उसके अंदर मिनोर और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं यानी कि गोबर नुमा जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो उसके अंदर एग्रीगेशन यानी कि उसको जो है वो सैराब करते हैं, उसको पानी देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम जो है वो उसकी एक टाइम गुजरने के बाद जो है वो हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको काट लेते हैं, देन उसकी स्टोरेज कर लेते हैं, उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम किसी भी क्रॉप को जो है वो डील करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सोयल साइंस आती है। अब सोयल साइंस डियर स्टूडेंट्स एक साइंस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो है वो सोयल की फॉर्मेशन को, सोयल की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। लाइक सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोइल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम इनको जो है वो सोइल साइंसेस के ज़रिए स्टडी करते हैं। अब सोइल का फर्टिलिटी रेट क्या है उसको भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टडी किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सोइल कंजर्वेशन के बारे में। तो सोइल कंजर्वेशन भी एक साइंस है जिसका यूज़ करते हुए हम अपनी सोइल को जो है वो इरोजन से क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिग्रेडेशन से, ताकि हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस ना हो, हम उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। देन हमारे पास आती है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में, प्लांट्स के फंक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं विद द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन उसके बाद हमारे पास सीड टेक्नोलॉजी आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीड टेक्नोलॉजी भी एक साइंस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम सीड्स के अंदर जेनेटिकली एज वेल एज फिज़िकली जो है वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। लाइक उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है वो फूड सोर्सेज जो है वो इम्प्रूव हो सकें। लाइक हमारे पास अगर डिज़ायर्ड करेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक फील्ड ऐसा है, एक खेत ऐसा है जिसका जो यील्ड रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक खेत ऐसा है जिसका यील्ड रेट, जिसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। तो हम चाहते हैं कि जो हाई यील्ड रेट है वो वाला करेक्टर, वो डिज़ायर्ड करेक्टर जो है वो उस वाले भी जो है वो खेत के अंदर आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि उसको जेनेटिकली फिज़िकली जो है वो इम्प्रूव कर देंगे, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आ जाएंगे ताकि हम अपने यील्ड रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। तो इसको हम जो है वो सीड टेक्नोलॉजी के ज़रिए डील करते हैं। देन हमारे पास आती है क्रॉप मैनेजमेंट। अब क्रॉप मैनेजमेंट क्या है, ये भी हमारे पास ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी क्रॉप की ग्रोथ को, क्रॉप की डेवलपमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, साथ साथ हम अपने क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि उसकी जो फाइनल यील्ड है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। देन एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास बात आती है इंडस्ट्री की। अब इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री लेवल पे भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक अगर हम फूड की बात करें तो हम क्या करते हैं कि फूड बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। लाइक हमारे पास जो हमारे फूड सोर्सेज हैं, लाइक वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं कि हम उनकी जीन्स को जो है वो चेंज कर देते हैं, उनके अंदर जो है वो वेरिएशंस लेके आते हैं ताकि हम अपनी फूड को इम्प्रूव कर सकें, अपने फूड सोर्सेज को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कि हमें पता है कि हम योगर्ट
बना रहे हैं, हम जो है वो ब्रेड्स बना रहे हैं, उसके अलावा हम जो है वो और डिफरेंट बेकरी आइटम्स बना रहे हैं। तो ये सारा काम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है। प्लस हम उनकी जो है वो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, हम उनको जो है वो उनकी जो है वो स्टोरेज कर रहे हैं, हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जो भी वर्क हम यहाँ पे करते हैं वो सारा हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मेडिसिन प्रिपेयर करती हैं। तो मेडिसिन भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। जेनेटिकली किसी भी डिसीज़ को जो है वो डायग्नोज किया जाता है और उसके लिए जो है वो मेडिसिन्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाई जाती हैं। देन उसके बाद केमिकल्स की बात आती है, तो डिफरेंट केमिकल्स भी बनाए जाते हैं बायोटेक का यूज़ करते हुए। लाइक हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि एसिड्स हैं, उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, लाइक हम फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो केमिकल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके अंदर और भी डिफरेंट केमिकल्स आते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है वो स्पेशली स्पेशलिटी जो है वो केमिकल्स आते हैं, ठीक है। इनको हम जो है वो एवरीडे प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक पेंट्स हैं, कलर्स हैं, हमारे पास फ्लेवर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्रेगनेंसीज हैं, हमारे पास लुब्रिकेंट्स हैं, क्लीनिंग मटेरियल्स हैं। तो ये सारे के सारे भी जो हैं वो केमिकल्स के अंदर आते हैं। बायोफ्यूल्स आते हैं। अब बायोफ्यूल्स क्या है कि हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए हम उनसे जो है वो फ्यूल यानी कि ऑयल लेते हैं, ठीक है। लाइक सीड्स, जैसे कि हम बात करें कि सरसों के सीड्स की, तो हम वहाँ से जो है वो सरसों का तेल लेते हैं। फ़िश के वेस्ट मटेरियल से जो है वो हम ऑयल प्रिपेयर करते हैं। तो बायोफ्यूल्स भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो बायो प्रोडक्ट्स आती हैं। बायो प्रोडक्ट्स लाइक फूड बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, बायोफ्यूल्स बना रहे हैं, तो ये सारी की सारी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। देन उसके बाद हम जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब टेक्सटाइल हमारे पास जो है इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जो है वो यूज़ है, ठीक है। अब टेक्सटाइल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो फाइबर, नेचुरल फाइबर्स आते हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो टेक्सटाइल बनाते हैं। अब टेक्सटाइल में हमारे पास जो है वो प्लांट बेस्ड फाइबर्स भी आते हैं, एनिमल बेस्ड फाइबर्स भी आते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी आते हैं। लाइक अगर प्लांट बेस्ड फाइबर्स की बात करें तो हमारे पास जैसे कि कॉटन है, ठीक है। अगर एनिमल बेस्ड की बात करें तो जैसे कि हमारे पास जो है वो उसके अंदर सिल्क वर्म आता है, हमारे पास जो है वो उसके अंदर वूल आती है। और सिंथेटिक फाइबर्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो है वो निलॉन है, पॉलिएस्टर है। तो ये हमारे टेक्सटाइल फाइबर्स हैं। दैन उसके बाद मेडिसिन के अंदर भी इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। लाइक कोई भी जेनेटिक डिसीज़ है उसको जो है वो डायग्नोज किया जाता है और फिर उसके लिए जो है वो मेडिसिन बनाई जाती हैं। लाइक मेडिसिन बनाई जा रही हैं, हमारे पास जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन को, विटामिन की प्रोडक्शन को, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। कोई भी पेशेंट है अगर उसके अंदर जो है वो किसी हार्मोन की कमी है या फिर जो है वो उसके अंदर विटामिन की कमी है, तो वो मेडिसिन जो है या फिर वो हार्मोन्स जो है वो उसको देन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी को जो है वो नॉर्मल किया जा सके। देन न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है। लाइक हमारी फूड है उसके अंदर कुछ जो है वो एंटी न्यूट्रिशनल जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे उन न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स को जो है वो किल कर देते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए एंटी न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स को जो है वो किल किया जाता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे एंटीजेंस को जो है वो किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह कुछ जो है वो एंटी न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पॉइजनस पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स को, हमारी न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स को जो है वो किल कर देते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए न्यूट्रिशन को भी जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। देन उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आती है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो साफ़ करते हैं, यानी कि उसको पोल्यूशन फ्री बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स अब हम बात करें इस पूरे जो है वो कॉन्सेप्ट को अगर हम सम अप करें तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो जेनेटिकली एनिमल्स और प्लांट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम जो है वो उनसे अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें जो कि हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो
अगर हिस्ट्री में बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था हंगेरियन इंजीनियर कैरोले एरिकी ने 1919 के अंदर। अब 1919 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवा रहा है किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ ही 1919 के अंदर हुआ है। जस्ट टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया है 1919 के अंदर। उससे पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी हज़ारों साल पहले। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जब इंसान ने फार्मिंग को, सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया, तब से ही जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जा रही थी। लेकिन ये टर्म जो है ये बाद में जो है वो कॉइन की गई। अब हज़ारों साल पहले जब इंसान ने फार्मिंग स्टार्ट की थी, तब से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी। तब से पता नहीं था कि ये हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसका कोई नेम नहीं था। लोग डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे थे, पता नहीं था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। बाद में उसको जो है वो एक स्पेसिफिक नेम दिया गया। अब बायोटेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम एक्सटेंड करती गई, उसके अंदर बहुत सी जो है वो एक्सटेंशंस आती गई। अब लाइक अगर हम बात करें कि एक बेबी है, वो टाइम टू टाइम अपनी हाइट के अंदर जो है वो इंक्रीज करता है, उसकी हाइट जो है वो बड़ी होती जाती है। ठीक है, अब यानी कि उसको जो है वो फूड मिल रही है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसको टाइम मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी जो है वो हाइट में इंक्रीज लाना जो है वो शुरू हो जाएगा, उसकी हाइट जो है वो लंबी होती जाएगी। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जैसे ही लोगों ने जो है वो रिसर्च करना शुरू की, थिंकिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये सारे जो है वो एक तरह का जो है वो फूड का रोल प्ले कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी जो है वो एक्सटेंशन आना शुरू हो गई। अब सबसे पहले इंसान ने क्या किया था कि उसने प्लांटेशन की थी, उसने सीड्स लिए, उनको प्लांट किया। प्लांटेशन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ से प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो गए। अब इंसान को यहाँ पे भी सब्र नहीं आया। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत से इल्म से नवाजा हुआ है, उसको बहुत अक्लमंद बनाया है, ज़हीन बनाया है। तो वो कुछ ना कुछ जो है वो करता रहता है, कोई ना कोई रिसर्च करता रहता है। तो अब यहाँ पे जो है वो प्लांटिंग ऑफ सीड्स यानी कि प्लांटेशन हुई, प्लांट्स ग्रो किए। अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया कि उसने कहा मैंने प्लांट्स तो ग्रो कर लिया, अब क्यों ना मैं इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करूं, कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मैं इनकी ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल कर सकूं। तो देन बायोटेक्नोलॉजी में और मॉडिफिकेशन आई। देन उसके बाद जब उसने ग्रोथ को भी कंट्रोल कर लिया, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर काम करूं, कि उसकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करूं। यील्ड, क्रॉप की यील्ड्स कम है, ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करवाना चाहिए। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। तो इस तरह से जो है वो स्टेप से स्टेप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस आती गई। नेक्स्ट, अगर एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो मैंने बताया कि हज़ारों साल पहले जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था। अब एंशियंट इजिप्टियंस की बात करें यानी कि मिस्रियों की बात करें, तो उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को जो है वो एक फर्मेंटेशन टेक्निक को जो है वो यूज़ किया, जिससे उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम वीन यानी कि जो है वो शराब बनाई। अब यहाँ पे जो है वो देखा जाए तो फर्मेंटेशन मेथड के ज़रिए, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो चीज़ें बना रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का एक मेथड है। तो उस टाइम जो है ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए, फिर इसी तरह से उन्होंने जो है वो अबाउट 50 वराइटीज़ ऑफ ब्रेड जो हैं वो बनाई, सेम इसी मेथड से, लेकिन पता नहीं था कि ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। फिर अब यहाँ पे देखा जाए तो वो बता रहा है कि 4,000 साल पहले ब्रेड की 50 वराइटीज़ मिस्री जो है वो बना चुके थे। अब विटर पार्ट्स ऑफ नील वैली यानी कि जो कि पानी से सैराब इलाके थे नील वैली के, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो है वो गीज़ और जो है वो केटल के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस लेके आए, ताकि उनसे जो है वो अपनी न्यूट्रिशनल और जो डाइटरी नीड्स हैं, अपनी फूड की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। अब ये देखिएगा कि जो योगर्ट है उसको होम पे बनाया जा रहा था, पहले भी बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिल्क, जो योगर्ट है, मिल्क
मिल्क जो है वो योगर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेथड नहीं पता था, ये नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है, कैसे मिल्क योगर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब बाद में बायोटेक के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन आई, रिसर्च की गई, तो ये बताया गया कि एक्शन ऑफ यीस्ट यानी कि बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से जो मिल्क है वो योगर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता आई, तो उन्होंने जो है वो फिर बाद में जो है वो क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स दिए, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का भी जो है वो बहुत पहले जो है वो यूज़ किया जा रहा था, लेकिन तब भी मालूम नहीं था कि ये भी जो है वो बायोटेक का यूज़ किया जा रहा है। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात करें तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो एनिमल्स और क्रॉप्स के अंदर करवाई जाती थी, ताकि उन करेक्टर्स को जो है वो उन स्पीशीज़ को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो मूव करवाया जा सके, जिनके करेक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमने जो है वो अपने आसपास ये जो है वो बात सुनी होगी कि ये जो है वो अच्छी नस्ल वाला जानवर है, इसको रखना चाहिए, इसको जो है वो निकाल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास गौ है, जो कि जो है वो ज़्यादा जो है वो दूध देती है, और दूसरी जो गौ ऐसी है जिसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम है। तो अब जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि जिसकी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है उसको जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो मूव करवाया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाएगी, यानी कि जिसके पास अच्छे करेक्टर्स हैं ब्रीडिंग के लिए जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो को ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन दे रही है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, दूसरी को जो है वो सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, यानी कि हम डिज़ायरेबल करेक्टर देखते हैं कि एक अच्छा करेक्टर किसके पास है, उसको जो है वो ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ए है और ऑर्गेनिज्म बी है, अब उनके अंदर हमारे पास डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको हमने जो है वो देखा, उनकी ब्रीडिंग करवाई, उनको सेलेक्ट कर लिया, ताकि उनके ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी जो है वो वही सेम यानी कि डिज़ायरेबल करेक्टर्स आ जाएं। तो ये अब बायोटेक्नोलॉजी की एक फॉर्म है, लेकिन उस टाइम बहुत कदीम अरसे में भी जो है वो इसका यूज़ किया जा रहा था। उस टाइम ना तो जो है वो जीन्स डिस्कवर हुई थी, डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, तो लोगों को तो जीन्स के बारे में कोई जो है वो इल्म नहीं था कि अच्छा जीन्स होती हैं वो करेक्टर्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो इल्म नहीं था इस बात के बारे में किसी को भी कि अच्छा ये होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर लोग जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे जस्ट फिनोटाइप को देखते हुए जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते थे, जीन्स को नहीं देखते थे कि अच्छा ये वाली जीन है, ये वाली जीन है, जीन के बारे में किसी को कोई भी जो है वो इल्म नहीं था। तो जस्ट फिनोटाइप को देखते थे, इसका रंग अच्छा है, इसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इस नस्ल वाले जो जानवर हैं ये वाले अच्छे हैं, उनको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता था और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती थी। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कॉर्न की बात करते हैं कि कॉर्न के अंदर जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है, ताकि जो है वो लार्जेस्ट और स्वीटेस्ट जो है वो क्रॉप्स हासिल की जा सकें। अब अगर बिगनिंग में देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन का जो मतलब था, हमने देखा कि पास्ट में भी जो है वो फ्रेगमेंटेशन टेक्निक यूज़ की जा रही थी। अब पास्ट में क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ करते हुए फूड की प्रोडक्शन की जा रही थी, तो ये फ्रेगमेंटेशन टेक्निक के ज़रिए किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल चीज़ यानी कि पनीर बनाया जा रहा था, योगर्ट बनाई जा रही थी, फर्मेंटेड पिकल्स बनाए जा रहे थे। फर्मेंटेड पिकल्स क्या होते हैं कि खमीर शुदा अचार, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो बहुत स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम जो है वो स्पेशली बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम जो है वो प्रोबायोटिक का नेम देते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी गट की हेल्थ के लिए, तो इनकी फॉर्मेशन की जा रही थी। अब हमारे पास जो है वो सॉसेज थे, ठीक है, ये सॉसेज भी जो है वो एक मीट की प्रोडक्ट है, सोया सॉस ये एक फ्लेवर है जो कि हम जो है वो अपनी डिशेस के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो बेवरेज यानी कि मशरूबात बनाए जा रहे थे, लाइक बीन्स बियर्स यानी कि शराब, राइट। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तेज़ी से बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आई, ठीक है। अब दो जो हैं वो पर्सनस ऐसे थे, दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसमें जो है वो J.D. वैटसन और एफ
FSC जो है वो क्रिक किया, जिन्होंने 1953 के अंदर DNA का जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि DNA जो है वो एक डबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल जो है वो इसकी स्ट्रक्चर है। अब जब 1953 के अंदर इन्होंने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ये बताया कि DNA जो है वो, ये डिस्कवर हो गया कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। DNA के पास एप्लीकेशन एबिलिटी होती है, यही जो है वो करेक्टर को एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो स्टार्ट हुआ, जीन्स डिस्कवर हुई कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जो है वो DNA कहते हैं, और DNA जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो है वो करैक्टर्स को जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो 1953 में जो है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो सही मायनों में जो है वो आगाज़ हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो डॉक्टर हार्गोबाइन खुराना जो है वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखें अब यहाँ पे हमारे पास DNA डिस्कवर हो चुका है, हमें पता है कि DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। DNA के ऊपर हमारे पास जो है जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर DNA को डाला, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो उसकी सिंथेसिस करवाई। अब DNA जब उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो साइंटिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो DNA की सिंथेसिस आउट ऑफ बॉडी जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद कार्लस म्यूलिस एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो DNA की एम्प्लीफिकेशन के ऊपर काम किया, जिन्होंने जो है वो उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर 1000 टाइम्स जो है वो DNA की कॉपीज प्रिपेयर की, यानी कि एक DNA की कॉपी से 1000 टाइम्स जो है वो DNA बनाए जा रहे थे। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्दर और साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो है वो क्या किया कि फ्लोरीजन DNA को किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते थे, जिसको हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का नेम देते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसी जो है वो फ्लोरीजन DNA को दैन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाने लगा। तो ये सारे काम जो है वो मॉडर्न जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो परफॉर्म किए गए। 1997 में आइन विल्मट एक जो है वो एरिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो एक शिप को जो है वो क्लोन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लोन क्या है। अब क्लोन जो है ये एक ऐसा प्लांट या फिर एनिमल सेल है जो कि अपने किसी भी पेरेंट के सिंगल सेल से जो है वो ग्रो होता है, और इसके पास एग्जैक्टली जो है वो हूबहू वही जीन्स होती हैं जो इसके पेरेंट्स के पास होती हैं, बिल्कुल सिमिलर जीन्स होती हैं जो कि इसके जो है वो पेरेंट्स के पास होती हैं। तो आइन विल्मट ने एक शिप को क्लोन किया था जिसका नाम उसने जो है वो डॉली शिप रखा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉडी सेल ऑफ एन अडल्ट शिप, यानी कि एक अडल्ट शिप के बॉडी सेल से जो है वो इस शिप को क्लोन किया, और इस शिप के पास भी जो है वो सेम जीन्स थी जो कि अडल्ट शिप के पास थी, ठीक है। अब 2003 के अंदर कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो है वो सीक्वेंस कर लिया गया। अब जीनोम हमारे पास क्या है, किसी भी एक स्पीशी का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जो है वो जीनोम कहते हैं। तो कंप्लीट सीक्वेंस जो है ह्यूमन जीनोम का उसको 2003 के अंदर जो है वो सीक्वेंस कर लिया गया। अब हमें जिस भी जीन की ज़रूरत होती है, लाइक हमें पता है कि इंसुलिन का ये वाला जीन है, हमारे जो है वो आई कलर का ये वाला जीन है, हमारे हेयर्स का ये वाला जीन है, तो तमाम जीन्स को जो है वो सीक्वेंस कर लिया गया। अब जिस भी जीन की ज़रूरत होती है हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 1978 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बोयर था, उन्होंने क्या किया कि इंसुलिन के जीन को जो है वो आइसोलेट किया। हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ज़रिए पूरा जीनोम सीक्वेंस हो गया है, उन्होंने उसमें से जो है वो क्या किया कि इंसुलिन के जीन को आइसोलेट किया। अब इंसुलिन के जीन को जो है वो आइसोलेट करके क्या किया गया, अब वहाँ से जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन की जा रही थी, यानी कि हमारे पास इंसुलिन थी, इंसुलिन को जो है वो देन फर्दर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ज़रिए, लाइक जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है
वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और जैसे जैसे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता था वैसे वैसे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंसुलिन का जीन भी जो है वो वैसे वैसे इंसुलिन का जीन भी जो है वो रेप्लिकेट करता था, तो हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन के इंजेक्शन जो हैं वो उन पेशेंट्स को लगाए जाते हैं जिनके अंदर इंसुलिन हार्मोन की जो है वो कमी होती है। तो अब ये इंसुलिन क्या करता है कि ये जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। अब जिनके अंदर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वहाँ पे इंसुलिन नहीं बन रहा, तो उनको इंसुलिन के जो है वो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में जो है वो हो, और जो है वो ग्लूकोज को जो है वो कंट्रोल कर सके, ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलेट कर सके, ठीक है। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसने जो है वो बहुत सी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। अब इसमें हमारे पास जो है वो कम्बाट रेयर डिसीजेस, अब इसने जो है वो बहुत सी रेयर डिसीजेस भी जो है वो आइडेंटिफाई करवाई। अब जो रेयर डिसीजेस हैं अगर इनकी बात की जाए तो हमारे पास रेयर डिसीजेज जो है वो 72% जो है वो जेनेटिक होती हैं, ठीक है, और 70% ये जो है वो चाइल्डहुड के अंदर ही जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक जिसमें हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है। तो ये सारी की सारी हमारे पास, लाइक जैसे कि हमारे पास सिस्टिक जो है वो फिब्रोसिस है, तो ये सारी की सारी रेयर डिसीजेज हैं। इनमें क्या होता है कि वो वाला जो जीन है जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो क्या होता है कि अब नॉर्मल हो जाता है, उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो ये डिसीजेज अकर होती हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की जाए तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कितने जो है वो डिपेंडेंट है। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को भी जो है वो रिड्यूस किया जाता है। मोर एफिशिएंट, सेफ और जो क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो लॉन्च करवाए जाते हैं। अब 250 जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स जो हैं वो बन चुकी हैं, राइट। मोर देन 13.3 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि यील्ड को इंक्रीज़ कर सकें, उसके बाद जो है वो क्रॉप को जो है वो प्रिवेंट कर सकें पेस्ट से, और रिड्यूस फार्मिंग इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और जो फार्मिंग के इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हैं उनको भी जो है वो कम कर सकें। अब 50 बायो रिफाइनरीज जो हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो हैं वो बिल्ड की जा चुकी हैं। अब बायो रेफिनरीज की बात करें तो हमारे पास जो बायो रेफिनरीज हैं में जो है वो बायोमास को एनर्जी और जो है वो कुछ अदर जो है वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको हम जो है वो बायो रिफाइनरीज का नेम देते हैं। अब वहाँ पे जो है ये टेस्ट किया गया ताकि जो है वो इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए बायोफ्यूल्स और केमिकल्स को जो है वो रीन्यूएबल बायोमास के अंदर कन्वर्ट किया जाए और बायोमास से हमारे पास जो है वो एनर्जी बनाई जा सके। उसके बाद इसका नेक्स्ट हमारे पास ये था काम कि ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में भी जो है वो इन्वॉल्व रही टेक्नोलॉजी हमारे पास। उसके बाद फर्मेंटेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मैनी एनी प्रोडक्ट बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जितना हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो मैस होगा उतनी ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट होगी। यानी कि जिस जिस तरह से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास चांसेस हैं कि हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाए। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी के साथ अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो रेप्लिकेट करेगा। तो जितना जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करेगा हमारे पास अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी जो है वो इतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी व नासिर।